हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन ने वुड्स फिटिक रिएक्शन, कुछ रफ रिएक्शन दैट मींस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, ये सब रिएक्शंस अपन ने देखे थी। एक अपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी देखी थी। इन रिएक्शंस पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके बाद में फिर अपन अपना जो नेक्स्ट नेम रिएक्शंस है उनको अपन आगे चालू करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने पास जो कल नेम रिएक्शंस अपन ने दी थी उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीटेड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किस रिएक्शंस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है? तो देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैंने ये कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है या पोटेशियम साल्ट है, सबसे पहले उसका क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसका। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये किसमें डिकम्पोज होगा? आयंस में, यानी एनाइन और यानी कार्बोक्सिलेट आयन प्लस सोडियम प्लस केटाइन में टूटेगा। तो जो पहली जो इक्वेशन होगी वो पहली क्या होगी? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी पहले इसको क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। इसके बाद में क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई थी। ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, लास्ट जो मैकेनिज्म डिस्कस की थी उसमें। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है वो आयनिक हो गई, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इसके बाद में जो मैकेनिज्म थी वो क्या थी? फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। तो जो पहला ऑप्शन अपने पास है वो कह रहा है आयनिक फॉलोड बाय फ्री रेडिकल्स। दूसरा ऑप्शन है फ्री रेडिकल फॉलोड बाय आयनिक। तीसरा क्वेश्चन है ओनली आयनिक मैकेनिज्म, और चौथा ऑप्शन अपने पास ओनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, दैट मींस वो आयंस में डिकम्पोज होगा। इसके बाद में वो क्या बना रहा है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन इस मैकेनिज्म को क्या करता है? फॉलो करता है। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन था अपना, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वही कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का था। मैंने ये कहा था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट था जिसके 2 मोल्स यूज हुए थे और वो एल्केन दे रहा था प्लस CO2 गैस दे रहा था प्लस हाइड्रोजन प्लस NH का फॉर्मेशन कर रहा था। अब क्या हुआ? इस 2 मोल की जगह मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूं। ध्यान रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए यहां देखा जाए तो देखो 2 मोल की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही मोल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के अंदर CH2 मैंने पहले ही ऐड कर लिया और 2 मोल यानी 2 कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मैंने ऐड कर दिए। अब देखिए जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा पहले क्या होगा? ये सोडियम अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, इसमें क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी और फिर यहाँ एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल नहीं है। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि जो कंपाउंड इस रिएक्शन का बनेगा वो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या? यानी CH2 होते ही इथीन। अगर मैं इसी को ऐसे कर लूं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता CH लेकर के CH डबल बॉन्ड CH और दोनों तरफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो पहले Na+ बाहर निकल गया, ठीक है। Na+ बाहर निकला तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर इसका फ्री रेडिकल जो रिएक्शन थी उसमें ये CO2 निकल गई। तो बचा क्या? यहाँ पर एक रेडिकल बच गया और यहाँ पर एक रेडिकल बन गया। दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? फिर एक नया बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा? इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अपन एल्कीन और एल्काइन तीनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरा पहला ऑप्शन था उसमें देखा है तो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है? ये क्या देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन देगा। तो जो पहला ऑप्शन था वो मेरे पास इथीन था, तो इथेन पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन इथीन है, इथाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इथाइन के लिए मैंने क्या कहा? CH डबल बॉन्ड CH होना चाहिए और मीथेन तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बनता ही नहीं है। तो बात समझ में आई कि इस तरह से इस रिएक्शन का अपन प्रोडक्ट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा ये है। अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिएक्शंस हो रही है वो किस रिएक्शन पे बेस्ड है। अगर कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हेलोबेंजीन प्लस हेलोएल्केन किसके प्रेजेंस में? सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जैसे ही अपने को ये पता चला कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस कर रहा है तो अपन जानते हैं वो रिएक्शन कौन सी होगी? वुड्स फिटिक
रिएक्शन हो गई क्या। और वुड्स-फिटिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो क्या था अपने पास, एल्काइल बेंजीन। अब जो ये एल्काइल है, ये एल्काइल का जो आर ग्रुप है वो डिपेंड करेगा कि वो हो सकता है मिथाइल हो सकता है वो इथाइल हो सकता है वो एन प्रोपाइल हो। तो यहां पर देखा जाए कि ये कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन क्लोरोइथेन से सोडियम और ड्राइथर के प्रदेश में रिएक्ट करेगा, क्लोरोबेंजीन क्लोरोइथेन के साथ में सोडियम और ड्राइथर के प्रदेश रिएक्ट करेगा तो ये इथाइल किससे जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, इथाइल बेंजीन बना लेगा। तो यहां अपन जो प्रोडक्ट देख रहे हैं पहले दे रखा है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, अगर बेंजीन पर CH3 हो, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, वही टोलुइन होता है। दूसरा क्या है, इथाइल बेंजीन, यानी C2H5 ग्रुप हो, ये इथाइल और ये बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तीसरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी अगर मैं इस बेंजीन पर कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दूं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और केवल बेंजीन अपन जानते ही हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट अपने पास कौन सा मिल रहा है, इथाइल बेंजीन। रिएक्शन कौन सी है भाई, कोई नेम रिएक्शन के बेसिस पे पूछ सकता है ना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसने लिख दिया यहाँ पर जैसे इथाइल बेंजीन बन गया, अब वो पूछ ले कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी नेम रिएक्शन है। इस तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वुड्स है, फिटिक है, वुड्स फिटिक है, या उल्मान रिएक्शन है, किसी भी तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें अपन। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, कुचरॉफ रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। एल्काइन ले लिया मैंने और एल्काइन का एसिडिक मीडियम में Hg+2 के प्रदेश में, ध्यान रहे मैंने ये कहा था कि जो मैकेनिज्म Hg+2 के प्रदेश में हो रही थी वो क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। ये इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलिए इस रिएक्शन में अगर अपन देखें तो देखो मैंने कहा था कि अगर मैं इथाइन को छोड़ दूं, भाई इथाइन जो है वो हमेशा कुचरॉफ रिएक्शन में केवल 2 ही कार्बन, इसलिए 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट एल्डिहाइड देगा। इसके अलावा किसी भी रिएक्टेंट को, इस इथाइन को छोड़कर किसी भी एल्काइन को मैं ले लूं तो क्या देगा, कीटोन देगा। तो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि इस रिएक्शन में बनेगा क्या, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए वो कीटोन कौन सा बनेगा ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट को देखो। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, उस 4 कार्बन के कीटोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आएगा समझ में। चलिए अब अगर इस कीटोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी तो आप क्या करो, इसका नाम दे लो। ये क्या नाम है इसका, 2-ब्यूटेन। आप ऑप्शन चेक कर लो। एसीटोन नहीं, 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन पॉसिबल नहीं। 2-ब्यूटेनॉन, ये लो साहब अपने पास मैच हो रही है 2-ब्यूटेनॉन। 1-ब्यूटेनॉन पॉसिबल ही नहीं, 1-ब्यूटेन तो, और 2-पेंटेनॉन में 5 कार्बन चाहिए। तो आप केवल इजी वे में क्वेश्चन को देख करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जो लास्ट रिएक्शन है वो क्या कह रहा है, फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन के बारे में कुछ कह रहा है। फिंकल स्ट्रेन में ये कह रहा है कि जो फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म से हो रही है, सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो एक्सचेंज हो रही है उसका रिएजेंट कौन सा है, और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अगर मैं फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन की बात करूं तो फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन मैंने ये कहा था, देखो आपको 2 रिएक्शन बताई थी मैंने, एक जिसमें फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है, फ्लोरीन का एक्सचेंज केवल एक ही रिएक्शन होता है, वो मैंने कौन सा बताया था, स्वाट रिएक्शन। दूसरा स्वाट रिएक्शन, दूसरा था कि अगर आयोडीन का एक्सचेंज होता है तो वो कौन सी रिएक्शन थी, फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन, फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन। और फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन की बात की जाए, अगर मैं फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली बात जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है, SN2, ठीक है, यानी इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट वो मैंने कौन सा लिया था, एसीटोन, जो मैंने कहा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तीसरा मैंने कहा कि जो आयोडीन एक्सचेंज हो रही है वो किस रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रही है, यानी वो जो रिएजेंट है जिसमें आयोडीन एक्सचेंज हो रही है वो कौन सा था अपने पास, सोडियम आयोडाइड। यानी कहने का मतलब इस फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन के लिए ये तीनों ऑप्शन क्या है अपने लिए करेक्ट है। बात समझ में स्टूडेंट्स। चलिए यहां तक अपन ने जो कल क्वेश्चंस दिए थे, जो टॉपिक अपन ने लिए थे नेम रिएक्शन के, उन पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, ध्यान रखना। बस आपको पहचान है कि जो रिएक्शंस आपको दे रही है एग्जामिनर ने वो रिएक्शन किस तरह की है, कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है, या कोई कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की बात तो नहीं कर रहा है, कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं है, या कोई रिडक्शन तो नहीं है। ये सब चीज अपने को आइडेंटिफाई करनी आनी जरूरी है।
चलिए आगे जो नेम रिएक्शंस आज अपन डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात कर लूं, सबसे पहले बात करेंगे अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2020 नीट और मेंस एग्जाम के लिए, जेई मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए जो फ्रिंगल स्ट्रैंड रिएक्शन अपन देखेंगे वो किस किस कंपाउंड की देखेंगे। ठीक, पहले अपन बात करेंगे इसमें बेंजीन की, दूसरी रिएक्शन अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन हेलोबेंजीन की, और तीसरी जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन एल्कोक्सी बेंजीन की फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिनोल और एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, ध्यान रखना। फिनोल जो रिएक्शन दे रहा है वो फ्रिडल क्राफ्ट की जगह फ्रिस रीअरेंजमेंट देता है। ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे जब अपन फ्रिस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। ठीक, दूसरी जो अपन डिस्कस करेंगे आज वो डिस्कस करेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट पर, डाईएजोनियम सॉल्ट के। अब देखो डाईएजोनियम सॉल्ट में जो नेम रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी आएगी अपने पास। एक आ जाएगी सैंड मेयर रिएक्शन, दूसरी गाटरमान रिएक्शन, तीसरी बाल्ज सीमान रिएक्शन। कौन कौन सी होगी, सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बाल्ज सीमान रिएक्शन, सॉरी बाल्ज सीमान रिएक्शन, और चौथा जो रहेगा अपने पास वो रहेगा अपने पास कपलिंग रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अपन डिस्कस दो ही टॉपिक करेंगे, लेकिन इन दो टॉपिक्स में इतनी सारी नेम रिएक्शंस या इतनी सारी, देखो 4 नेम रिएक्शन तो डाईएजोनियम सॉल्ट की, और फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर मैंने क्या कर दी, इन तीनों को साथ लेकर के एक साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपन एक एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन को डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट में इन रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये जो मैकेनिज्म होती है जिसमें कपलिंग रिएक्शन होती है वो होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, ARSC। जबकि यहां जो तीनों रिएक्शंस हैं, यहां जो तीनों रिएक्शन है वो होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी अगर कहा जाए तो वो भी कौन सी होती है, इसमें SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अपन 1 by 1 रिएक्शंस को एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेंजीन के बारे में। अब देखिए मैं बेंजीन की जितनी रिएक्शंस है वो लगभग मैं एक साथ जोड़ के चलने की कोशिश करूंगा। आपको बस ये ध्यान रखना कि किस तरह से ये रिएक्शन आपको एग्जाम में रिकॉल कर जाए, एग्जाम में क्लिक कर जाए। ठीक है, तो वो जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए पहले बात करते हैं अपन बेंजीन के बारे में। देखिए ये अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन के अंदर ये 3 पाई बॉन्ड है। बेंजीन के लिए कहा जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में सबसे पहले जो अटैक होता है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा या न्यूक्लियोफाइल का होगा, ये अपने को देखना पड़ता है। तो ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये नेगेटिव वाला यानी न्यूक्लियोफाइल तो इस पर डायरेक्ट अटैच कर ही नहीं सकता, तो जो अटैक करेगा वो कौन सा करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दूसरी बात, जो रिएक्शन होगी यानी पहले पॉइंट क्या होगा अपने पास कि अटैक पहले इलेक्ट्रोफाइल करेगा या न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पर करेगा। ठीक है, दूसरा जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब होगी कैसे, तो पहले मैं इस रिएक्शन को समझाऊं इससे पहले मैं एक बार इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि जितनी भी बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, जो अपन फिनोल में पढ़ेंगे, हेलोबेंजीन में पढ़ेंगे, टोलोबिन में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारी एक साथ कंप्लीट हो जाए। देखिए अपन इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैच करेंगे पहले, तो इलेक्ट्रोफाइल अपन को कहां से मिलेगा वो अपन डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, ताकि आगे कोई सी भी रिएक्शन हो तो उसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने की टेंशन नहीं हो। देखिए अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लूंगा, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन एक तो लेते हैं एल्काइलेशन और दूसरा लेंगे अपन
एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है अपने पास, एल्काइल ग्रुप। और एसाइलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये एसाइल कार्बोकैटायन होगा। दूसरा नाइट्रेशन, ध्यान रहे बेंजीन का नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर की प्रेजेंस में करवाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जाहिर सी बात है यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। और कैसे, देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर होती है HNO3 की, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, और एस्टोसोफोर को मैं इस तरह से लिख दूं। तो ये तो क्या देगा, H देगा, और ये क्या देगा, ये तो H देगा, और ये क्या देगा OH माइनस। जो OH माइनस देगा प्लस ये क्या मिल रहा है फिर NO2 प्लस मिल रहा है। और ये अपने पास क्या है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल, यहां से क्या मिल गया इसको H प्लस प्लस SO4 H माइनस मिल गया, ठीक है। तो ये तो वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बिना अपने पास वो क्या आ गया अपने पास NO2 प्लस। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल अपने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, NO2 प्लस मिल रहा है। ऐसे अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो सल्फोनेशन में अपन यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, और इस H2SO4 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है, SO3H प्लस होता है। ध्यान दें फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल R, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप, ठीक है, नाइट्रेशन में NO2 प्लस, सल्फोनेशन में SO3H प्लस। ऐसे ही अगर मैं हेलोजनेशन कर रहा हूं तो यहां पर जो H2 होगा Fe के प्रेजेंस में या X2 FeX3 के प्रेजेंस में, तो यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मिलेगा अपने को X प्लस और X नेगेटिव। तो X प्लस अपने लिए क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्लोरीन ले लूं तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। समझ में आई बात भाई, अगर Cl हो तो क्लोरीन प्लस हो गया क्लोरिनेशन, ब्रोमीन प्लस ब्रोमिनेशन, और आयोडीन प्लस आयोडोनेशन। तो इस तरह से अपन फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन को भी कवर कर लेंगे, नाइट्रेशन को भी कवर कर लेंगे, सल्फोनेशन को भी कवर कर लेंगे, हेलोजनेशन को भी कवर कर लेंगे। भले ही अपन फिनोल की रिएक्शन देखें, हेलोबेंजीन की रिएक्शन देखें, बेंजीन की रिएक्शन देखें, किसी भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग होगी उसमें अगर आपसे एक आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, तो फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन में R प्लस और एसाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप, और नाइट्रेशन में NO2 प्लस। ऐसे सल्फोनेशन में सल्फोन SO3H प्लस, और हेलोजनेशन में X प्लस अपने पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलिए यहां तक जब पता चल जाए तो फिर अपने को क्या करना है आगे वो देखते हैं। बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शन में अगर बेंजीन की रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल से कराता हूं, समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस कर रहा हूं। जैसे ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ अपने पास स्ट्रक्चर बनी ये वाली, यहां प्लस और यहां माइनस। अब ये माइनस सबसे पहले भाई मैंने क्या कहा था, बेंजीन की इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल से बाइंड होगा। ये लीजिए सर, ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान रहे यहां पर पहले जो कार्बन थे बेंजीन के वो ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में थे, लेकिन यहां पर अब जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है वो कौन सा है अपने पास, sp3 कार्बन है। और इसमें ये अब क्या होगा, ये बेंजीन में ये रेजोनेंस हो जाएगा, यानी इसकी अब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। देखिए कैसे, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये प्लस यहां आ गया, ठीक है, फिर ये पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्लस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं इसके जो रेजोनेंस के लिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको मैं ये लिख दूं क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है। अब ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। क्या कहेंगे इसको, एरिनियम आयन। और एरिनियम आयन में एक कार्बन कौन सा होगा, sp3 होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने पास, ठीक है। इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या विहलेंड भी इसी का नाम है। ये तीनों नाम एरिनियम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और विहलेंड
आयन, इसी को अपन बोलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल में से, देखो मैंने क्या कहा था कि जो बेंजीन है वो ARSE मैकेनिज्म शो करती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो अब क्या होगा इसमें वापस ये बेंजीन रिंग मेंटेन होगी, यानी एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होगा, एरोमेटिक से वापस रिजनरेट हो जाएगी इसमें। वो कैसे होगी वो देखते हैं। यहां देखिए ये अपने पास यहां पॉजिटिव या H और यहां इलेक्ट्रोफाइल, वापस क्या होगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर, एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा यहाँ पर, वापस ये H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये एरोमेटिक रिंग वापस बन जाएगी। अब आपको केवल ये पता लगाना कि वो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन का तो नहीं कर रहा, सल्फोनेशन की तो नहीं बात कर रहा, फिर कार्ब रिएक्शन एल्काइलेशन या एसाइलेशन की बात तो नहीं कर रहा, तो बस वो देखना है और रिएक्शन कंप्लीट। जैसे मैं सभी रिएक्शंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मैंने ले ली बेंजीन, देखिए ये मैंने ले ली बेंजीन, और बेंजीन का मैंने करवाया सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल क्या था अपने पास, NO2। तो जो इलेक्ट्रोफाइल था उसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया। ऐसे ही अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो सल्फोनेशन में अपन यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या था अपने पास, SO3H प्लस, या इलेक्ट्रोफाइल क्या था अपने पास, NO2 प्लस। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल SO3H जुड़ेगा ये अपने पास क्या बना लेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। ऐसे अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं Fe के प्रेजेंस में या क्लोरीनेशन FeCl3 के प्रेजेंस में कराऊं तो अपने पास क्या मिलेगा, क्लोरो बेंजीन मिलेगा क्या। और यहां मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया, Cl प्लस ले लिया। अब ध्यान रहे अगर मैं ये कहूं कि इस क्लोरोबेंजीन की भी आगे रिएक्शन कराओ तो यही रिएक्शन इस क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं तो नाइट्रेशन वही कंसंट्रेटेड HO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करा जाए तो ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यही रिएक्शन सल्फोनेशन की कराऊं यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊं तो ये बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं यही रिएक्शन वापिस Fe प्लस X2 के प्रेजेंस में कराऊं यानी FeCl3 ले लें प्लस Cl2 ले लें तो ये बना लेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्लस 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए एक रिएक्शन और जोड़ रहे हैं अपन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिएगा अगर मैं बात करूं FCR रिएक्शन की, इसमें भी मैं बात कर रहा हूं कौन सी, एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन में मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया, R प्लस। दूसरा एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या था मेरे पास, एसाइल कार्बोकेटाइन। ध्यान रहे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर ये यूज किया जाता है लेविस AlCl3 यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यूज की जाती है। तो देखिए एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या अपने पास R प्लस, ये लीजिए एल्काइल बेंजीन बन गया। एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से अटैच कर दीजिए, क्या बन गया, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया क्या। तो अब अगर मैं यही रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में देखो, क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में FCR लेविस AlCl3 लेता हूं, यहां अगर मैं एल्काइलेशन कराता हूं तो R प्लस ले लूंगा, ऑर्थोक्लोरो R की जगह मैं CH3 ले लेता हूं, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन बन जाएगा प्लस पेरा क्लोरो टोल्यूइन का फॉर्मेशन होगा क्या। ऐसे अगर मैं
एसाइलेशन कराऊं तो CH3CO प्लस एसाइल कार्बोकेटाइन, तो ये बन जाए ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन प्लस पैराक्लोरो एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरह से आप एक रिएक्शन को सारी, यानी कहने का मतलब बेंजीन की सारी रिएक्शन एक साथ अटैच करके याद कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअली बात करूंगा, मैं फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की अकेले भी बात करूंगा, लेकिन आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर नाइट्रेशन हो तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, सल्फोनेशन हो SO3H प्लस, अगर मैं हेलोजनेशन की बात करूं तो Cl प्लस, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं तो अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपनी, तो एल्काइलेशन में R प्लस, एसाइलेशन में CH3CO यानी एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और वो एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या बना लेता है, एल्कोक्सी एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे अगर मैं हेलोबेंजीन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इसके इंडिविजुअल फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, अब देखो इसमें भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एक आपसे पूछ सकते हैं कि इस फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात की जाए तो किसकी प्रेजेंस में होती है, तो लेविस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए यहां मैं बेंजीन लेता हूं, ठीक है, और इस बेंजीन के साथ में यहां हो सकता है एल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, यहां पर ये AlCl3 हो गया लेविस, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि यहां कोई डबल बॉन्डेड कार्बन हो एसिडिक मीडियम में, वो भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा। हो सकता है वो कोई एल्कोहल हो, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन दे जाए, ठीक है। ऐसे ही इस एल्काइल बेंजीन को भी तो चेंज कर सकता है, एल्काइल बेंजीन को चेंज कैसे कर सकता है, चलो वो आगे देख लेंगे अपन। हो सकता है वो एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाए, हो सकता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाए, तो कोई सा भी इसमें रिएजेंट यूज करे वो सारी की सारी कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी। अब देखिए मैं अगर इनकी बात करूं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल देंगे ये आपने क्या मिलेगा, इनसे मिलेगा मेरे को इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन पे अटैच होता है ये अभी मैंने आपको मैंने बता दिया। चलिए अगर मैं बात करूं किसी एल्केन के रिस्पेक्ट में, एक एक को डिस्कस कर लेते चलो। सबसे पहले बात करें अपन फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, FCR एल्काइलेशन की बात करें। चलिए सबसे पहले अपन बात करें इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या मिलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले बात करूं मैं एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड में अपने को मिल सकता है CH3Cl, जब AlCl3 रिएक्ट करेगा तो ये CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस बना ले। दूसरा CH3 CH2Cl हो AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये बना ले CH3 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। देखो इलेक्ट्रोफाइल का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है ये अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं 3 कार्बन का ये ले लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट हो जाता है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो यहां से जैसे ही AlCl3 निकल गया, ये AlCl3 इसके साथ में बाइंड होकर के निकल गया, बचा क्या मेरे पास CH3 CH2 प्लस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जो कार्बोकेटाइन है क्या वो 1 डिग्री है क्या, लेकिन अगर मैं यहां से अगर इस H को यहां शिफ्ट कर दूं 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कर दूं तो इस 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट से एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट अपने को इलेक्ट्रोफाइल से मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा। चौथा अगर अपने पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता और मैंने AlCl3 डालता तो यहां से Cl बाहर निकल गया, यहां लिख रहा हूं AlCl4 माइनस। अब अपने पास ऑलरेडी एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं,
CH3CH2Cl मिल गया हूं। ध्यान रखना किसके बारे में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ, कहां कहां से कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से वही AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा इसके साथ में, बचा क्या मेरे पास CH3CH3CH2 प्लस। अब देखिए जो बनने वाला कार्बोकेटाइन बना है वो क्या 1 डिग्री बना है क्या, और इसके पास वाला कार्बन क्या है 3 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करा सकता हूँ क्या, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करा दूंगा। जैसे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा मेरे पास ये मिल गया क्या, इससे एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखिए इन सभी की मैं रिएक्शन को कैसे जोड़ रहा हूं वो देखिए। अगर मैं ये कहूं कि मैंने बेंजीन ले लिया और यहां ले लिया मैंने लेविस AlCl3, अब मैं रिएक्शन करा रहा हूं इनसे, मैंने लिया CH3Cl, तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये जुड़ने के बाद में देख दूसरे कंडीशन इथाइल ले लीजिए, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बन गया। तीसरा देखिए CH3CH2CH2Cl, आपको एक ऑप्शन ध्यान रखना इसका मिलेगा प्रोडक्ट में, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो अपने को यहां से क्या मिल गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल गया। अगर मैं यही आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ करूं तो सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां से भी CH CH3 अगर मैं यही यहां से ले लूं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराऊं तो यहां से मेरे को मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन मिल जाएगा। एक और लेते हैं अपन, अगर ये होता तो क्या करता मैं, अगर ये होता तो क्या होता, तो ये इसके साथ बाहर निकल जाता और मेरे को 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता। अब देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसके पास में कार्बन हो रहा है जो 2 डिग्री है, तो यहां से मैं क्या कराता 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराता, यहां से ये H यहां ट्रांसफर हो जाती और मेरे को एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन या एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाता। अब ये कार्बोकेटाइन एज इलेक्ट्रोफाइल यहां पर टेक करता। तो एक साथ आप सारी की सारी रिएक्शंस को एक साथ आप अटैच करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से इन रिएक्शंस को आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको रिएक्टेंट पर ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर के, पहले वो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट से हो या 1,2 मिथाइल शिफ्ट से हो, वो रीअरेंज होकर के इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए अब अपन आगे चल रहे हैं, इसी के अंदर अपन फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन की, एसाइलेशन की। और इस एसाइलेशन में अपन ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड ले रहे हैं, तो एक तो एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में क्या देगा, एसाइल कार्बोकेटाइन, क्या कह रहे हैं, एसाइल कार्बोकेटाइन, जो किसकी तरह काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। दूसरा हो सकता है एसिटाइल क्लोराइड की जगह आपको क्या मिल जाए, एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाए, और इस एसिटिक एनहाइड्राइड से भी अपने को क्या मिल गया, एसाइल कार्बोकेटाइन मिल गया। अब देखिए रिएक्शंस, अगर मैं बेंजीन लूं और इसमें भले ही मैं एसिटाइल क्लोराइड यूज करूं या एसिटिक एनहाइड्राइड लेविस एसिड, तो जो प्रोडक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड से मिलेगा दैट मीन्स एसिटो
फिनोन मिलेगा। अब देखिए यहां से क्या हुआ, वही सेम है, मैंने बता रखा है एसिटाइल क्लोराइड से एसिड कार्बोटाइन मिल रहा है और एसिडिक एनहाइड्रेट से भी एसिटाइल कार्बोटाइन मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये जो कार्बोटाइन है ये वाला, वो क्या होगा, वो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है, तो डायरेक्ट अटैच कर दीजिए और प्रोडक्ट बन गया ये भी एसिटोफिनोन। इस तरह से अपन ने बेंजीन रिएक्शन की नाइट्रेशन भी देख लिए, सल्फोनेशन भी देख ली, हैलोजिनेशन भी देख ली और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एज वेल एज एल्काइलेशन भी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब देखिए इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर यही फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन अगर मैं एल्कोक्सी बेंजीन की बात करूं, किसमें, एल्कोक्सी बेंजीन में, देखो पहला बेंजीन हो गया अपने पास, ठीक है, बेंजीन के साथ हो गई। सेकंड अपन देख रहे हैं एल्कोक्सी बेंजीन की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। अब देखिए एल्कोक्सी बेंजीन में आपको दो कंपाउंड बता रहा हूं, कौन कौन से, हो सकता है जो एल्काइल ग्रुप हो, या मैं एल्कोक्सी के अंदर जो आर ग्रुप है उसको मैं मिथाइल मान लूं, जिसको आप क्या कहते हो, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसी का ध्यान रखना कॉमन नेम है एनिसोल। क्या है, एनिसोल। ऐसे अगर मैं इस मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। तो जरूरी नहीं आपको इसके नाम से क्वेश्चन दे, वो इसके नाम से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन एक एक रिएक्शन की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये मैंने ले लिया एल्कोक्सी बेंजीन, इसी एल्कोक्सी बेंजीन में अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन एल्काइलेशन की, वही AlCl3 के प्रेजेंस में, लेविस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एल्काइलेशन में वही ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट देगा, ये ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट दे देगा। ऐसा ही अगर ये एसाइल कार्बोकेटाइन के साथ करवाता, एसिटाइल क्लोराइड ले लेता या एसिटिक एनहाइड्रेट लेता, तो ये देता इसी का ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस पेरा प्रोडक्ट देता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले मैंने आर की जगह इधर ले लिया मैंने मिथाइल, क्या ले रहा हूं मैं, मिथाइल, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मिथॉक्सी बेंजीन। और इस मिथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं करा रहा हूं CH3Cl से, तो मेरे पास मिल गया तो मिथाइल एनिसोल प्लस या ऑर्थो मिथाइल एनिसोल प्लस पेरा मिथाइल एनिसोल। अगर इसकी जगह CH3 CH2Cl लेता तो CH3 की जगह में क्या करता, C+5 अटैच कर देता। आज समझ में आ रही है ना, को CH3 या ये पेरा प्लस पे पेरा पोजीशन पे चला जाता। ऐसे ही अगर ये रिएक्शन CH3 CH2 CH2Cl या मैं यहां लिख रहा हूं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहा हूं, तो मैंने बताया था दोनों का यहां से स्टेबल कार्बोटाइन बनाएगा ये, और यहाँ 2 डिग्री कार्बोटाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और ये जो बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने एल्काइलेशन ले लिया। अगर मैं इसी में एसाइलेशन अटैच करूं, इसी में अगर मैं एसाइलेशन की बात करूं, यहां तक तो अपने पास क्या हो गया, ये एल्काइलेशन,
ठीक है, यहां अगर मैं एसाइलेशन लेता तो एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराता, तो ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन प्लस पेरा मिथॉक्सी ऑसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता। ऐसे अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेता तो मैं यहां और लगा रहा हूं, अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड भी लेता तो भी यही प्रोडक्ट मेरे को मिलते हैं। तो इस तरह से सेम रिएक्शन है, कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, केवल चेंज कहां कर रहा हूं मैं, इस जगह चेंज कर रहा हूं। अब मैंने इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना दिया। अगर इस मिथाइल की जगह अगर इथाइल होता तो यहां सभी जगह मैं क्या कर देता, यहां इथाइल कर देता। बात समझ में? तो इस तरह से आप एल्कोक्सी बेंजीन की भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन देख सकते हैं। चलिए हेलो बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन हो गया, एल्कोक्सी बेंजीन हो गया, और तीसरा अपने पास आ रहा है इसी की रिएक्शन हेलो बेंजीन की। अब वही हेलो बेंजीन भी वही AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो करेगी। एल्काइलेशन में वही RX लेगी और एसाइलेशन में वही RCOX लेगी। एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो यहां जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑर्थो हेलो एल्काइल बेंजीन और यहां प्लस पेरा पे बनेगा, ये पेरा प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही यहां पर ऑर्थो प्लस पेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसी को मैं इस तरह से लिख देता हूं कि अगर मैं एग्जांपल लू क्लोरोबेंजीन का, इसका ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन का, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इनके साथ करवा दी मैंने CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, C2H5Cl CH3 CH2 CH2Cl CH3COCl CH3COCl CH3CO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड। तो यहां क्या मिलता मेरे पास, ये Cl और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग जाता, यानी 2 क्लोरोटोलुइन और 4 क्लोरोटोलुइन बन जाता। ऐसे ही अगर मैं इथाइल ग्रुप लेता तो ये ऑर्थो पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ जाता और पेरा पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ता। ऐसे ही ये प्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाता। प्रोपाइल में ध्यान रखना है, ये क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, फिर इसमें हाइड्रेट शिफ्ट होगा और ये 2 डिग्री कार्बोटाइन फॉर्मेशन होगा, और ये 2 डिग्री कार्बोटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बना लेगा, ये एसिटोफिनोन बना लेगा। ऐसे यहां से वही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा इससे भी। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने बेंजीन की, एल्कोक्सी बेंजीन की और हेलो बेंजीन की फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आज अपन ने देख ली। चलिए इसके आगे देखो, इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये कह रहा था एक्टिव स्पीसीज in the nitration of benzene, in the nitration of benzene is, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है NO2 प्लस, दूसरा दे रखा है NO3 माइनस, तीसरा दे रखा है HNO3 और फोर्थ दे रखा है
NO2 माइनस। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 in Friedel-Crafts reaction, in Friedel-Crafts reaction is, पहला ऑप्शन दे रखा है टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर। सेकेंड दे रखा है टू एब्जॉर्ब HCl, टू एब्जॉर्ब HCl। सी दे रखा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ देखिए टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अपन ने किसकी बात की थी? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने ये कहा था कि अगर रिएक्शन में नाइट्रेशन हो रहा है एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में, नाइट्रेशन में अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मिलता है। सल्फोनेशन में मिलता है क्या है? SO3H मिलता है। हेलोजनेशन में क्या मिलता है? X प्लस मिलता है। एल्काइलेशन में क्या मिलता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अलावा बता रहा हूँ, एल्काइलेशन में क्या मिलेगा अपने को? एल्काइल कार्बोकेटाइन। ऐसे ही एसाइलेशन में क्या मिलेगा? एसिटाइल या एसाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं ये कहूँ कि फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। बात समझ में? क्या प्रोड्यूस करता है ये? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। और एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। तो पहला जो क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन था, इस दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है? तो काम क्या है इसका? इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस करना होता है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में है कि अगर मैं एक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में जब मैं कराऊंगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है? NO2 प्लस मिलता है क्या, जो कि क्या है? एक एक्टिव स्पीसीज है। तो जाहिर सी बात है इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? NO2 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कंसेप्ट पता चल गया हो तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन को देखते ही आपका क्लिक हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा। चलिए आगे चल रहे थे अपन नेक्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए मैं पूरे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एक ही साथ में कंप्लीट कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो डाइएजोनियम सोल्ट है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो N2 प्लस Cl माइनस। अब ये बना कैसे? पहला क्वेश्चन कि डाइएजोनियम सोल्ट बन कैसे रहा है? तो ध्यान रखना, जब एनिलीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसकी रिएक्शंस में लेता हूं यहां पर, ये डाइएजोनियम सोल्ट कौन कौन सी रिएक्शन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पहला अगर मैं ये कहूं कि इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 विद HCl, हो सकता है CuCl ले ले, ठीक है, तो दोनों सही है। हो सकता है Cu2Br2 के साथ में HBr ले ले, हो सकता है वो CuCN ले ले। तो ध्यान रहे कि अगर कॉपर का जो सॉल्ट है उसके साथ में अगर रिएक्शन करवा रहा है तो वो जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन होती है सैंड मेयर रिएक्शन, और ये देता है क्लोरोबेंजीन, ये देगा ब्रोमोबेंजीन, और ये देगा फिनाइल साइनाइड या बेंज कार्बोनाइट्राइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई अपने पास यहां पर, ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अपने पास कौन सी हो रही है? सैंड मेयर रिएक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगर मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं तो ये देगा आयोडोबेंजीन। देखो इस चार्ट को एक साथ लिख लेना, ये इसी तरह से इस चार्ट को एक या दो बार देख लोगे तो सारी डाइएजोनियम सॉल्ट की कंप्लीट जो रिएक्शंस है वो आपको ऑन टिप्स हो जाएगी। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं
वाटर वेपर से या स्टीम ऑफ वाटर से या एस्टो विद हीट लिख दूं तो यहां पर ये कंपाउंड बनाता है क्या, फिनोल। कौन सा कंपाउंड बनाता है ये, फिनोल। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन ईथर की सॉरी इथेनॉल डाल देता हूं तो ये रिडक्शन होता है यहां पर, तो ये बनता है यहां पर बेंजीन। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ में करवा दूं तो भी ये क्या देता है, बेंजीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी की बालसिमान HBF4 की प्रेजेंस, HBF3 की प्रेजेंस में HBF3 से कराऊंगा तो देखो एक इंटरमीडिएट बनता है ये N2 HBF सॉरी HBF3 और ये बनेगा H हट जाएगा HCl के रूप में और ये बनेगा H और ये BF3 माइनस। ठीक है, और यहां से सॉरी यहाँ HBF4 होगा भाई, है ना, HBF4 BF4 माइनस और यहां से ये N2 गैस निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो यहां पर एक ही ऐसा मेथड है जिससे फ्लोरोबेंजीन मिलता है। ये जो मेथड है, इसी मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये एक रिएक्शन है जिसको अपन नाम देते हैं बाल्ज-सीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, सेंड मे रिएक्शन। गाटरमान भी है, मेरे को पता है गाटरमान भी है, मैं गाटरमान को और गाटरमान कोच को एक साथ दूंगा, इसी में ऐड करूंगा वैसे भी। देखिए आगे चलते हैं, अगर मैं इसी में देखो इसका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये है कि मैंने ले लिया एनिलीन, एक कंपाउंड ले लिया एनिलीन जिसकी रिएक्शन मैंने कराई NaNO2 प्लस कंसर्न्ड HCl से, ये बन गया A। इस A की रिएक्शन मैंने कराई HBF4 से और हीट किया, ये बना B। और इस B को मैंने कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 से रिएक्शन कराई, ये बन गया C। और इस C की रिएक्शन मैंने Sn प्लस कंसर्न्ड HCl से करवाई, ये मेरे को मिल गया वापस D। और ये D इसी एक के इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसके इक्वल है। तो देखो यहां से मेरे को क्या मिल गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया। अब इस क्लोराइड से मेरे पास यहां देखो यहां एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये N2 प्लस BF4 माइनस, जो कि जैसे ही कॉपर में डालूंगा यहां से ये NO2 इस ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये बना लेगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन Sn प्लस HCl के साथ करा दूं तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अपने एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, इसी को मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। इसी की और रिएक्शन बता रहा हूं मैं। देखो यहां तो मैंने क्या लिया था, Cu कॉपर का सॉल्ट लिया था, लेकिन अगर मैं कॉपर अकेला ले लूं, कॉपर प्लस HCl ले लूं तो ये बन जाएगा वही क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, और अगर मैं यहीं पर कॉपर के साथ में HBr ले लूं तो ये क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, ये रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, गाटरमान रिएक्शन। देखिए गाटरमान रिएक्शन, अब ध्यान रखना ये तो गाटरमान है, गाटरमान कोच क्या है वो मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। गाटरमान कोच रिएक्शन, एक गाटरमान रिएक्शन जो बेंजीन डाइएजोनियम देता है और क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, दैट मींस हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। और एक गाटरमान रिएक्शन ये होती है जिसमें क्या बनता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और वो रिएक्शन क्या है वो देखते हैं अपन। अगर मैं इसकी रिएक्शंस की बात करूं तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है।
तो ये क्या मिलता है अपने को, यहां से मिलता है फॉर्माइल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सबस्ट्रेट डाल लेता हूँ, CO प्लस HCl दिया और यहाँ बना क्या, ध्यान रहे कि गाटरमान रिएक्शन की बात करो। गाटरमान रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन सॉरी डाइजेन सॉल्ट, और गाटरमान कोच रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन। और इन दोनों से जो मेरे को मिलता है वो क्या मिलता है, HCOCl, COCl बाहर निकल जाएगा और CHO एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और ये क्या दे देगा, इसके साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और यहाँ जो बनता है वो बनता है अपने पास बेंजल एल्डिहाइड। देखो कैसे हुई रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूं, इन दोनों से मिलकर मेरे पास क्या मिल गया, फॉर्माइल क्लोराइड मिल गया क्या। और ये फॉर्मिल क्लोराइड क्या करेगा, देखो रिएक्शन देखो कैसे हो रही है। इसको मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूं, ये लीजिए, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ पहले, यहां पाई बॉन्ड, यहां पॉजिटिव और ये O नेगेटिव, ये Cl और यहां पर H पॉजिटिव, ये और ये Cl बाहर। अच्छा यहां से आप चाहो तो एरोमेटाइजेशन करा सकते हो पहले भी, ठीक है, या अगर बाद में कराना चाहो बाद में करवा लो। यहाँ पे लास्ट में चाहो तो इसको लास्ट में एरोमेटाइजेशन करा सकते हो। एरोमेटाइजेशन का मतलब वापस एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा यहां से, और ये बन गया अपने पास बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, तो गाटरमान रिएक्शन बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की जो क्या बनता है, हेलो बेंजीन, जबकि गाटरमान कोच रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड बनता है, कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, किसकी प्रेजेंस में, बेंजीन जब ब्रेक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से तो क्या बनता है अपने पास, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि गाटरमान रिएक्शन क्या है, सैंडमैन रिएक्शन क्या है और गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है, और बाल सीमान रिएक्शन क्या है, वो आपको इसी पूरे एक चार्ट में कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। इसी की रिएक्शन याद रखनी है कि मैंने आपको ये कहा था स्टार्टिंग में कि जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की बात की जाती है तो कपलिंग रिएक्शन को छोड़ रहा हूं मैं। यहां जो ये रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सी है, SN1 रिएक्शंस होती हैं। चलिए आगे लास्ट अपन देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन को भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं, एक बार समझिएगा एक बार। कपलिंग रिएक्शन, और ये कपलिंग रिएक्शन दो कंपाउंड इस डाइजेनियम सॉल्ट के साथ देते हैं, एक फिनोल और दूसरा एनिलीन। फिनोल और एनिलीन कपलिंग रिएक्शन देता किसके साथ में, डाइजेनियम सॉल्ट के साथ। देखो उसको याद कैसे करना है, यहां से H हटाइए, यहां से Cl हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए और इस ग्रुप को ऐसे कैसे जोड़ दीजिए, ये N2 और ये इस बेंजीन की H निकल करके, यानी फिनोल की H निकल करके ये ग्रुप ऐसे कैसे जुड़ गया, ये देखो इस ग्रुप को डाइएज़ोबेंजीन बोलते हैं, और इसके पैरा पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, OH, तो इसको 4 या पैरा हाइड्रोक्सी डाइएज़ोबेंजीन कह दूं। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से H, यहां से Cl निकल गया, तो ये क्या बन गया, केवल OH की जगह मैं क्या लगा दूं, यहां पर NH2 लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये देखो वही नंबरिंग 1 2 3 4 पर गया अमीनो ग्रुप, तो 4 या पैरा अमीनो डाइएज़ोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को कंप्लीटली यहां पर आज कवर कर लिया है। देखो यहां पर ने जो रिएक्शंस कवर की वो कौन सी की है, पहले फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल-क्राफ्ट में एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है, ये डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में क्या होता है, ध्यान रखना। नाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि जो एसिड और बेस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एस्टोसोफोर है वो एसिड की तरह काम कर रहा है, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो बेस की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो OH देगा और NO2 प्लस बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
फिर सल्फोनेशन में अपन ने एक पर्टिकुलर क्या बनाया, SO3H सल्फोनेशन बना लिया, सल्फोनिक SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना लिए, ठीक है। और फिर फ्रीडल कार्बोनेशन में एसाइलेशन और एल्काइलेशन देख ली। इसके बाद में अपन ने बात की हेलोबेंजीन की फ्रीडल कार्ब रिएक्शन और एल्कोक्सी बेंजीन की फ्रीडल कार्ब रिएक्शन और बेंजीन की फ्रीडल कार्ब रिएक्शन भी अपन ने देख ली। फिर अपन ने डाइजेनियम सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, इसमें सैंडमे रिएक्शन देख ली, फिर गाटरमान रिएक्शन देख ली, बाल-सीमान रिएक्शन देख ली। इसके अलावा गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या गाटरमान कोच रिएक्शन देख ली। और इसकी फिर कौन सी रिएक्शन देख ली अपन ने, कपलिंग रिएक्शन देख ली। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो जितनी भी नेम रिएक्शंस डिस्कस की है, आई होप आपको पूरी की पूरी नेम रिएक्शन समझ में आई होगी। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी बच्चे इन रिएक्शंस को अलग अलग जगह देखते हैं और मैंने इन सभी रिएक्शंस को एक साथ एक ही टाइम पर मैंने इसको सारा कलेक्ट करके आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को, केमिस्ट्री धाम को जितना ज्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे अपन, आज डार्जन नहीं हो पाई, डार्जन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, डार्जन प्रोसेस के बारे में, ग्रो प्रोसेस के बारे में, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और एक रिएक्शन, हाँ यस, रसिंग प्रोसेस, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगी कंफर्म है, फिर भी एक बार देख लीजिए, डाउ प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही एक रिएक्शन और है बूचरर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो लेक्चर को आप सब्सक्राइब करवाइए, इसको अदर स्टूडेंट्स के पास पे पहुंचाइए, ताकि जो लास्ट टाइम उनके पास बच रहा है उस टाइम में ये एक बार इन वीडियो को देख करके अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सके। ध्यान रहे, इन वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपको कंफर्म बता रहा हूँ, अगर मेरे वीडियोस के अंदर आपको अगर 5 से 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आप मान के चले एक क्वेश्चन अपने पास 4 मार्क्स का आ रहा है, और अगर 10 क्वेश्चन अगर अपने पास मिल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स देके चले जाएंगे अपने को, 40 मार्क्स देके चले जाएंगे। तो ये मान चलो आपका जो स्कोर है वो कितना अप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए केमिस्ट्री धाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।